अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, जूनियर डॉक्टर्स, माय स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर प्रोफेसर मियां मोहम्मद अज़हर, प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड इंटरवेंशनल स्पाइन एंड पेन स्पेशलिस्ट। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। नाजरीन, इसको हम वेरी स्टम्पल डिजीज़ भी कहते हैं और ये एनक्लोसिस यानी स्टिफनेस, स्पॉन्डिलोसिस इसका मतलब है कि स्पाइन, और आइटिस हम मेडिकल टर्म में इन्फ्लेमेशन को कहते हैं, यानी स्पाइन की जो है वो इन्फ्लेमेशन जो कि स्टिफनेस का बायस बनती है। इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इसको हम कहते हैं कि इट इज़ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव इन्फ्लेमेटोरी ऑटोइम्यून सीरोनेगेटिव disorder which result in stiffness of the joint and causes bony fear। ये एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस 20 से 45 साल की उम्र के लोगों में होता है और इसमें बेसिकली ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन B27 ये जीन होता है जिसकी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल काज करता है। ये जो HLA-B27 एंटीजन है ये नॉर्मल हालात में जिस्म में मौजूद नॉर्मल सेल और एबनॉर्मल सेल्स की मौजूदगी की इतला WBCs को देता है ताकि वो इनको डिफ्रेंशिएट कर सके। लेकिन ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह से इस जीन में ख़राबी पैदा हो जाती है और ये रॉन्ग सिग्नलिंग भेजना शुरू कर देता है, और इन रॉन्ग सिग्नलिंग की वजह से जो बॉडी इसको रिस्पॉन्स सेल्फ डिफेंस के तौर पर रिस्पॉन्स करती है और नॉर्मल सेल्स के ख़िलाफ़ जो होता है वो इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। इस इन्फ्लेमेशन की वजह से जो हड्डियां हैं और जोड़ हैं वो ख़ास तौर पर मुतासर होते हैं, बोनीफियन होनी शुरू हो जाती है। इसमें कैल्शियम की ज़्यादती की वजह से भी बोनीफियंस होना शुरू हो जाती है और बॉडी में स्टिफनेस हो जाती है जो कि इस बीमारी की एक बहुत ख़ास इलामत है। इसमें बोनीफियन में ख़ास तौर पर गर्दन के मोरे, कमर, थ्रेसिक स्पाइन या लंबर स्पाइन की इन्वॉल्वमेंट होती है। जब एक अच्छा स्पेशलिस्ट जो होता है, जब पेशेंट आपके कमरे में आता है तो उसका एक टिपिकल पोस्चर होता है जिसको हम स्टूपिड पोस्चर कहते हैं। वो आगे बेंड हुआ होता है, गर्दन उसकी स्टिफ होती है और उसको देखकर ही हम 80% डायग्नोसिस बना लेते हैं कि ये इस मरीज़ को जो है वो एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। इसमें ख़ास तौर पर गर्दन के मोरे और सैक्रोइलिक जॉइंट जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। सैक्रोइलिक जॉइंट में की इन्वॉल्वमेंट जो होती है वो यूजुअली शुरू में उसमें वाइडनिंग हो जाती है जिसको हम सूडो वाइडनिंग ऑफ द सैक्रोइलिक जॉइंट कहते हैं, और लेटर ऑन द सैक्रोइलिक जॉइंट इज टोटली फ्यूज्ड। ये ऑटोइम्यून डिजीज़ भी होती है और ऑलमोस्ट 20% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें ये बीमारी ख़ानदान में रन करती है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं या स्मोकिंग एनवायरनमेंट में रहते हैं उसमें भी इस बीमारी के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी तरह एक बैक्टीरिया होता है जिसको कि हम क्लेब्सिला निमोनिया कहते हैं, उसकी मौजूदगी भी ये बीमारी का बायस बनती है। एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के साइन सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो ये मेल टू फीमेल रेशो 3:1 होती है। ये यूजुअली 20 से 45 साल की उम्र के लोगों में होता है और इसमें 20% जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है। HLA-B27 एंटीजन या यूरिनरी 17 कीटोस्टेरॉइड की मौजूदगी इस बीमारी में पाई जाती है। मॉर्निंग स्टिफनेस होती है जिसमें कि ख़ास तौर पर पेशेंट रात को बहुत ज़्यादा दर्द की कंप्लेंट करता है, उसको नींद नहीं आती, उसके लिए कवर्ड बदलना मुश्किल होता है। नेक स्टिफनेस होती है, बेंडिंग होती है। नेक स्टिफनेस के साथ कमर जो है वो आगे की तरफ झुकी होती है। गर्दन, अगर आप पेशेंट को कहें कि वो काउच पे लेटे तो वो गर्दन पीछे तकिए के ऊपर नहीं रख सकता। दिस इज़ वन ऑफ द डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। सो चेस्ट एक्सपेंशन में डिफ़िकल्टी होती है, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है, फीवर, फटीग, वेट लॉस या बेंडिंग प्रॉब्लम, चेस्ट एक्सपेंशन का कम होना और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का होना, ये इस बीमारी की चंद अलामात हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग होती है जिसको हम एंथीसाइटिस का नाम देते हैं। यानी इसका मतलब ये होता है कि जो लिगामेंट जहाँ पे बोन पे अटैच होते हैं, अगर आप ऐसे मरीज़ों को मुआयना करें तो वहाँ पे ऐसे मरीज़ों की टेंडरनेस पाई जाती है। इसको हम एंथीसाइटिस का नाम देते हैं। इसी तरह से फुट बोन्स भी इन पेशेंट्स में पेनफुल होती है। तो नाज़रीन, ये बीमारी सिर्फ बोन्स को ही डिस्ट्रॉय या फ्यूज़ नहीं करती बल्कि इसके एक्स्ट्रा स्केलेटल मैनिफेस्टेशन भी होते हैं, जैसे कि आइज़ पे ये जो हमलावर होती है तो यूवीआइटिस या सैक्रोआइलाइटिस का काज कर देती है।
इसी तरह लंग में एटिपिकल लंग डिजीज या फाइब्रोसिस या देयर इज एन एविडेंस ऑफ कैविटेशन, डिक्रीज चेस्ट एक्सपेंशन ऐसे मरीजों में पाया जाता है। एओटिक रीगर्जिटेशन ऐसे पेशेंट्स में होती है। इसी तरह से नेफ्रोपैथी हो जाती है इन पेशेंट में, या इंफ्लामेटरी बाउल डिजीज़ वगैरह जिसको कि क्रोन डिजीज़ या जो जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होती है वो इन पेशेंट में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और वो अगर वो पेशेंट में हो तो उसमें इस बीमारी के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। डायग्नोसिस, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसका क्लिनिकल डायग्नोसिस करने के लिए हम कुछ टेस्ट होते हैं जिसको हम फेबर टेस्ट कहते हैं या शोबर्स टेस्ट कहते हैं, वो किए जाते हैं। या एसआई जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट के लिए हम चंद टेस्ट होते हैं। देयर आर 7 टेस्ट फॉर दी एवेल्यूएशन ऑफ सैक्रोइलिक जॉइंट, जिसको कि हम कंप्रेशन टेस्ट कहते हैं, डिस्ट्रक्शन टेस्ट कहते हैं, पैट्रिक टेस्ट कहते हैं, या फेबर्स टेस्ट कहते हैं, या फोंटाइन फिंगर पॉइंट टेस्ट कहते हैं, थाई थ्रस्ट टेस्ट कहते हैं। ये डिफरेंट टेस्ट हैं जिसकी वजह से इनके डायग्नोसिस के लिए एटलीस्ट 7 में से कम 4 टेस्ट का होना इस डिजीज़ की डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के लिए ज़रूरी होता है। ब्लड में HLA-B27 एंटीजन या यूरिनरी 17 कीटोस्टेरॉइड की मौजूदगी इस टेस्ट को पॉजिटिव, इस डिजीज़ को पॉजिटिव डिक्लेयर करने के लिए ज़रूरी समझी जाती है। रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था कि 2 तरह के एक्सरे करते हैं, और इट इज़ वेरी सिंपल इफ़ यू नो दी योर सब्जेक्ट इट इज़ वेरी इजी टू डायग्नोज एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एक तो हम एक्सरे करते हैं सैक्रोइलिक जॉइंट में, जिसमें अगर इनिशियल स्टेज पे पेशेंट आता है तो उसमें सूडो वाइडनिंग ऑफ द जॉइंट होती है, जबकि लेटर स्टेज में जब बीमारी जो फुल ब्लोन प्रेजेंट करती है तो उसमें देयर इज़ कंप्लीट फ्यूजन ऑफ द सैक्रोइलिक जॉइंट। इसी तरह से अगर हम लंबोसैक्रल स्पाइन के एक्सरे करें तो उसमें रोमन साइन जो कि जिसको कि हम स्क्वेयरिंग ऑफ द वर्टिब्रा कहते हैं, या बलूनिंग ऑफ द इंटरवर्टिब्रल डिस्क, शाइनी कॉर्नर साइन, या फ्रैक्चर ऑफ द सुपीरियर एंड प्लेट ऑफ द वर्टिब्रा, शिमोरल नोड्स, बैम्बू स्पाइन, सिंडेस्मोफाइड फॉर्मेशंस, या ड्रैगर साइन जिसमें कि सुपरास्पाइनस और इंटरस्पाइनस लिगामेंट की फ्यूजन हो जाती है, या ट्रॉली ट्रैक साइन जिसमें कि सुपरास्पाइनस, इंटरस्पाइनस लिगामेंट और इंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट और पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट्स होते हैं, दे आर ऑल फ्यूज, उसको हम ट्रॉली ट्रैक साइन कहते हैं। और ये एक डायग्नोस्टिक्स क्राइटेरिया होता है टू डायग्नोज एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तो अगर हम इस बीमारी के इलाज की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारा गोल ये होता है कि टू प्रिवेंट द स्टिफनेस, नंबर 1, टू स्लो द प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज, नंबर 2, एंड टू प्रिवेंट द डिसेबिलिटी and damage to the other structures of the body apart from the bone and to make the patient a respectable member of society. This should be our goal to treat such patients. इसके इलाज को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हिस्सा कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है जिसमें हम मसल स्ट्रेचिंग या स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, फिजियोथेरेपी वगैरह या चेस्ट एक्सपेंशन एक्सरसाइजेज एडवाइस करते हैं। पेशेंट को हम स्विमिंग एडवाइस करते हैं, हम एडवाइस करते हैं कि ही शुड स्टॉप स्मोकिंग। और दूसरा फार्माकोलॉजिकल एजेंट होते हैं जिसमें नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, कॉक्स-2 इनहिबिटर या डीमार्ट्स, और डीमार्ट्स में ख़ास तौर पर मीथोट्रेक्सेट और स्लेजोपायरिन जो होती हैं वो पेरिफेरल आर्थराइटिस के लिए एक अच्छा लाइन ऑफ एक्शन होता है। जबकि आजकल लेटेस्ट ट्रीटमेंट इसका ये है कि बायोलॉजिक का इस्तेमाल किया जाता है। बायोलॉजिक आर द लेटेस्ट रिकमेंडेशन, दे आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ बायोलॉजिक, या जिसको हम एंटी ट्यूमर नेक्रोजिंग फैक्टर या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कहते हैं, वो यूज़ की जाती हैं। द ब्यूटी ऑफ दिस ट्रीटमेंट इज़ कि दे कैन डिक्रीज द इंफ्लेमेशन, दे कैन स्टॉप द प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज, but unfortunately they cannot revert back the structural damage. So from here I'll give you the take home message: early diagnosis is the key to success to treat such patient. जब कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं, जब बोनी फ्यूजन हो जाती है, या जब एक्स्ट्रा स्केलेटल मैनिफेस्टेशन आ जाती हैं, तो जो चीज़ें डैमेज हो जाती हैं उनको हम वापस नहीं कर सकते। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है कि जब आपको ये प्रॉब्लम हो तो फौरी तौर पे अर्ली डायग्नोसिस करके इसको डिले नहीं करें ताकि आप एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकें। इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट, मैं चूँकि पेन स्पेशलिस्ट हूँ तो मैं आपको इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट के मतलब आगाह करूँगा कि एक्चुअली जब हमारे पास मरीज आता है तो वो बहुत से लोगों से दवाइयाँ खा कर मैदे का अल्सर करवा बैठते हैं, या बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें कि रीनल फंक्शन भी इवन कंप्रोमाइज़ हो चुके होते हैं। तो हम इस पेशेंट्स में मुख्तलिफ़ किस्म की इंटरवेंशनल टेक्निक्स यूज़ करते हुए इसको पेशेंट को पेन फ्री कर देते हैं। जो अगर सैक्रोइलिक फॉर एग्जांपल सैक्रोइलिक जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है तो इसमें हम रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रीटमेंट के ज़रिए जो है
उसकी जो पेन फाइबर्स, जो नर्व के अंदर एक ख़ास किस्म के पेन फाइबर्स होते हैं जिसको हम ए डेल्टा और सी फाइबर्स कहते हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि वो पेन सेंसेशंस को ब्रेन पे लेके जाते हैं. तो विद द हेल्प ऑफ एडवांस बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी वी स्टॉप दैट ट्रांसमिशन ऑफ द पेन टू द ब्रेन, सो द पेशेंट बिकम्स पेन फ्री और वो एक हेल्दी ज़िंदगी गुजार देता है. इसके अलावा हम इसमें रीजनरेटिव काम भी करते हैं, जिसमें कि हम स्टेम सेल थेरापी या ओजोन थेरापी या प्रोलोथेरापी या पीआरपी वगैरह की मदद से जो मसल्स डैमेज होते हैं या वीक होते हैं उनको स्ट्रेंथन भी कर देते हैं. सो एज ए होल हम पेशेंट को डिफरेंट एंगल से, फिजियोथेरापी से, उसकी कुछ प्रिवेंशन की वजह से, इसी तरह से कुछ डीमार्ट्स की मदद से, और ये बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की वजह से, रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रीटमेंट की वजह से या रीजनरेटिव प्रोसीजर्स की वजह से we can make the patient a respectable member of society, जो कि हमारा ऐसे पेशेंट को ट्रीट करने का गोल होता है. आई होप दिस विल बी इंफॉर्मेटिव फॉर यू. थैंक यू वेरी मच.